हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइटेसिमल। माय नेम इज राजन एंड आज की वीडियो में हम लोग RC99 की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पैसेज नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। पैसेज नंबर 4 एक बहुत ही इजी सा आपका टॉपिक है, बट उसके जो क्वेश्चन है, जब भी आपका पैसेज थोड़ा आसान होता है, क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि क्रिटिकल रीजनिंग का यूज़ कर दिया है, और क्रिटिकल रीजनिंग भी बहुत ही उम्दा लेवल का है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको हिंट ही नहीं लगेगा कि कहाँ से लॉजिक यूज़ किया है उसने। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी लर्निंग होने वाली है इस पैसेज के थ्रू, तो इसको पूरा डिटेल से एंड तक देखिएगा। जो भी मैं आपको लॉजिक्स बता रहा हूँ कि इस लॉजिक को यूज़ करके आपका फ्रेम किया गया है, वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो मैं स्लाइड आपका चेंज करता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस, आई होप आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। सो बिफोर मूविंग हैड, दीज आर सर्टेन डिटेल्स अबाउट मी। जैसा कि आप लोगों को पता है, माय नेम इज राजन, मैं मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियर। लास्ट 6+ ईयर से बैंकिंग एस्पिरेंट्स को टीच कर रहा हूँ। मैं क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों पढ़ाता हूँ। बाकी जो अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। नाउ दिस इज अवर ऐप। ये हमारा न्यू ऐप है इनफाइनाइटेसिमल का। आप लोग प्ले स्टोर पे इसको डाउनलोड कर लेना, और हो सके अगर तो रिव्यू और रेट भी कर देना, जिससे कि इसकी जो पॉपुलैरिटी है थोड़ी सी बढ़ जाए। और टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी अपकमिंग हमारी वीडियोज आती हैं उसके रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास ना हो। ऑलराइट, सो अब हम लोग आ जाते हैं आपके पैसेज पे, दैट इज पैसेज नंबर 4। ऑलराइट, सो दीज आर द फर्स्ट 3 पैराग्राफ। फर्स्ट आई रिक्वेस्ट कि आप लोग इसको खुद पढ़िए, देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। एंड एक्चुअल में जो ट्रीट है वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है इसकी। तो आई होप आप लोगों ने रीड किया होगा, आपको समझ भी आया होगा। देखिए क्या बोल रहे हैं। In the decades following the World War II, American businesses had undisputed control over the world economy, producing goods of such high quality and low cost that foreign corporations were unable to compete. कि जो वर्ल्ड वार के फॉलोइंग डेकेड्स थे, उसमें बिजनेस जो है अमेरिका का ना, वो उसके पास ऐसा कंट्रोल था, इट वाज अनडिस्प्यूटेड, कि कोई उसको कंपीट ही नहीं कर सकता। वो आपके गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे जो हाई क्वालिटी के होते थे, लो कॉस्ट के होते थे। इससे क्या होता था कि फॉरेन कॉर्पोरेशन जो है ना, वो उनसे कंपीट ही नहीं कर पाते थे। तो दिस वॉज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बट इन द मिड 1960s द यूनाइटेड स्टेट बिगन टू लूज इट एडवांटेज। ये जो एडवांटेज है वो उसका खत्म होने लग गया इन द मिड 90s। एंड बाय द 1980s अमेरिकन कॉर्पोरेशन लैग बिहाइंड द कंपटीशन इन मैनी इंडस्ट्रीज। और 1980s में आते आते बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारे कॉर्पोरेशन जो है ना, वो आपके इंडस्ट्रीज के कॉम्पिटिशन में पीछे हो गए। In the computer chip industry, for example, American corporation had lost most of the both domestic and foreign markets by the early 90s. तो ये कुछ एग्जाम्पल दिया गया कि पहले तो अच्छा एज था, बट दे लॉस्ट देयर एडवांटेजेस। ठीक है, एंड इफ यू रीड अदर पैराग्राफ्स, पैरा नंबर 2 and 3, यू विल सी दैट दे आर ट्राइंग टू एग्जामिन दैट। इट इज लाइक एन एनालिसिस कि क्यों ऐसा हुआ, वाई दे हैड देयर लाइक एडवांटेजेस टेकन अवे फ्रॉम देम, कैसे ये एडवांटेज खत्म हो गया। उसी में आपको पैरा नंबर 2 कहता है, द फर्स्ट एनालिस्ट जिसने इसको एग्जामिन किया वो आपका क्या बोलता है, टू एग्जामिन द डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन बिजनेसेस ब्लेम द यूएस गवर्नमेंट। तो पहला एनालिसिस जो हुआ उसमें आपका क्या बोला गया कि यूएस गवर्नमेंट की गलती है। दे आर्ग्यूड दैट स्ट्रिंगेंट government restrictions on behavior of American corporation combined with the wholehearted support given to the foreign firms by the government created an environment, यहाँ end नहीं होगा, n होगा, an environment in which American products could not compete। तो उन्होंने क्या बोला कि गवर्नमेंट जो है बहुत ही स्ट्रिंजेंट का मतलब आई होप आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो एक बार सर्च कर लीजिएगा, जिससे कि हमेशा के लिए याद हो जाए। एक एग्जाम्पल बता देता हूँ जहाँ से मैंने इसको ध्यान रखा है, कि जनरली स्कूल में जो हेडमास्टर होते हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, तो ही वॉज स्ट्रिंजेंट। इस तरह से मैंने ध्यान रखा है। तो उनके जो रेस्ट्रिक्शंस थे ना, वो बहुत ही आपके हार्ड थे, बहुत ही डिफिकल्ट थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे अमेरिकन कॉर्पोरेशन के ऊपर। उनको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होती थी। साथ में उन्होंने क्या किया कि जो फॉरेन फर्म्स थे उनको होल हार्टेडली सपोर्ट किया कि आप आइए हमारे यहाँ पे, मे बी उनको बोला कि आप आइए यहाँ पे अपने कॉर्पोरेशन वगैरह बनाइए, इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप कीजिए, जिसकी वजह से जो अमेरिकन कंपनीज है वो आपका उनसे कंपीट नहीं कर पाए। इस तरह का एनवायरमेंट हो गया कि वो आपका इम्पॉसिबल मे बी हो गया होगा कि वो कंपीट कर पाए। आई होप ये समझ आया होगा। लेटर एनालिस्ट, तो ये तो पहला एनालिस्ट आपका ऐसा कहता है। लेटर एनालिस्ट ने क्या किसको ब्लेम किया, दे ब्लेम प्रीडेटरी कॉर्पोरेट रेडर्स who bought corporation not to make them more competitive in the face of foreign competition but rather to sell of the most lucrative division for huge profit। now दूसरा जो आपका एनालिस्ट आया बाद में, जो एनालिसिस वगैरह किया गया, उन्होंने किसको आपका ब्लेम किया, तो प्रीडेटरी। आई होप आपको प्रीडेटर का मतलब पता होगा, है ना, जो शिकार करते हैं। तो ये किस तरह की कंपनीज हैं, दे आर कॉर्पोरेट प्रीडेटर्स। दे विल ट्राई टू लाइक एक तरह से खरीद लेते हैं ना छोटी छोटी कंपनीज को, तो इसलिए प्रीडेटर बोला जाता है कि दे आर लाइक ईटिंग अवे ऑल दी स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज, राइट। सो उन्होंने उसको ब्लेम किया कि ये जो कॉर्पोरेट्स थे, इन्होंने क्या किया ना, जो कॉर्पोरेशंस को खरीदने लग गए। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे कॉर्पोरेशंस को खरीदने लग गए। ये उनका विजन नहीं था कि मैं खरीद के उनको और कॉम्पिटिटिव बनाऊंगा, फॉरेन जो इंडस्ट्रीज है उनसे कंपीट कर पाए। रैदर वो क्या करते थे, खरीदते थे, और उस कॉर्पोरेशन के अंदर जो भी आपका
हाईली प्रॉफिटेबल डिवीजन है उसको वो बेच देते थे ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन पे। समझ आ रहा है? तो ये आपका रीजन उन्होंने सेकंड दिया। तो यहाँ पे रीजन नंबर 1 एंड रीजन नंबर 2 हमें दिया गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। फर्स्ट वाज गवर्नमेंट एंड सेकंड वाज दिस टेक ओवर्स, एक तरह से बोल सकते हो टेक ओवर एंड सेल, बाद में सेल कर दिया गया। ना उसके बाद क्या बोला, स्टिल लेटर एनालिस्ट ब्लेम द अमेरिकन वर्कफोर्स, उसके बाद वर्कफोर्स को आपका ब्लेम किया गया, साइटिंग दैट लेबर डिमांड्स एंड पुअर प्रोडक्टिविटी एज द रीजन अमेरिकन कॉर्पोरेशन हैव बीन अनेबल टू compete विद जापानीज एंड यूरोपियन फर्म्स। नाउ ये जो लाइन मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा आपको लाइन लग रहा होगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया है ना भाई साहब, क्या क्वेश्चन फ्रेम किया है इस पर्टिकुलर लाइन से, हवा नहीं लगेगी अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद उन्होंने बोला कि लेबर फोर्स की लाइक वर्क फोर्स की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ऐसा हुआ। उन्होंने बोला कि लेबर की डिमांड्स जो थे और पूरा प्रोडक्टिविटी जो थी वो आपका रीजन है जिसकी वजह से अमेरिकन कॉर्पोरेशन जो है ना वो compete नहीं कर पाई जापानीज और यूरोपियन फर्म्स थे। फाइनली अ फ्यू एनालिस्ट इवन सेंसर्ड अमेरिकन कंज्यूमर फॉर देयर अनपेट्रियोटिक परचेज ऑफ फॉरेन गुड्स। अब यहाँ पे कंज्यूमर्स को भी, अमेरिकन कंज्यूमर्स को भी ब्लेम किया गया कि आपको अपने कंट्रीज के प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए, अपने कंट्री के जो कंपनीज हैं उनसे प्रोडक्ट खरीदना चाहिए रादर देन गोइंग फॉर फॉरेन प्रोडक्ट्स, है ना। तो वो आज जैसे इंडिया में हम लोग कह रहे हैं ना कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, दैट इज वेरी अपरेंट, करना भी चाहिए क्योंकि इनकी जैसा हमें हमारे पास तो नहीं है ना कि पहले से ही एडवांटेज है। वी हैव टू मेक आवर ओन इंडस्ट्रीज फ्लरिश, उसके लिए हमें स्विच करना पड़ेगा। तो वो आपका ऐसा रीजन दे रहे हैं, ठीक है। द ब्लेम एक्चुअली लाइज विथ, अब एक्चुअल में यहाँ पे देखो ये सारी चीजें जो है ना वो फैक्ट बता रहा है। ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू कब आता है, जब वो आपका बोलेगा कि ठीक है ये सब तो आपका एनालिसिस में हुआ, अब वो बोल रहा है कि ब्लेम एक्चुअल में कहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये किसी ने बोला नहीं, ये ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है। दिस इज वेरी इजी, लाइक डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड समटाइम्स, कहाँ पे ऑथर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है। अभी तक वो बस एग्जाम्पल बता रहा था कि फर्स्ट एनालिसिस में ऐसा आया, सेकंड में ऐसा आया, थर्ड में ऐसा आया, बाद में ये हमें पता चला। वो बोल रहा है कि ब्लेम जो है एक्चुअली किस पे लाई करता है, तो विद द कॉर्पोरेट मैनेजमेंट्स व्हिच हैज मेड सीरियस एरर बेस्ड ऑन मिसकंसेप्शन अबाउट व्हाट इट टेक्स टू बी सक्सेसफुल इन द मार्केट प्लेस। कि वो आपका कॉर्पोरेट मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है, कहता है कि उन्होंने सीरियस एरर किया है। उनका जो व्यू पॉइंट था ना, उनके अंदर कुछ मिसकंसेप्शन था कि सक्सेसफुल होने के लिए मार्केट प्लेस में क्या क्या स्ट्रैटेजीज लगानी चाहिए, और वो मिसकंसेप्शन की वजह से क्या हुआ कि आपका ये जो एडवांटेज था वो खत्म हो गया, ठीक है। दीज मिस स्टेप्स इन्वॉल्व लेबर कॉस्ट, प्रोडक्शन चॉइसेस एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। तो ऑथर के अकॉर्डिंग क्या है, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से ये डाउनफॉल हुआ है, ठीक है। अब 2 और पैराग्राफ है उसको भी देखते हैं, अच्छा नहीं 2 नहीं 3 है हमारे पास। तो 6 पैराग्राफ का आपका आर्टिकल है, बट ठीक है उतना ज्यादा लेंदी आप बोल सकते हो बट ईजियर टू अंडरस्टैंड है। आप एक बार पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। तो जब पैसेज आपके ईजियर रहते हैं ना तो क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे। तो इवन द लेबर कॉस्ट टिपिकली अकाउंट्स फॉर लेस देन 15% ऑफ अ प्रोडक्ट। आप जब ऑथर ने आपको 3 पॉइंट दिए हैं तो वो उसको समझाएगा कि कैसे कैसे मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ। तो वही आपका 3 पैराग्राफ में बात हो रही है। देखो इवन द लेबर कॉस्ट, वो कहता है कि अकाउंट फॉर लेस देन 15% ऑफ अ प्रोडक्ट्स टोटल कॉस्ट, मैनेजमेंट हैज बीन क्विक टू ब्लेम द कॉस्ट ऑफ वर्कर्स वेज फॉर ड्राइविंग अप प्राइसेस मेकिंग अमेरिकन गुड्स अनकम्पिटिटिव। तो पहले तो वो लो प्राइस में बेच रहे थे, याद होगा फर्स्ट पैराग्राफ में बोला गया था। अब वो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट ने उस टाइम क्या किया कि जो वर्कर्स का वेज है, उनको जो मंथली पेमेंट मिलती है उसके कॉस्ट को ब्लेम करने लगे कि सिंस हमें उनको प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ता था इसलिए कॉस्ट हमें प्रोडक्ट्स की जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी, और इसके वजह से हमारा जो एडवांटेज था वो आपका खत्म हो गया और हम अनकम्पिटिटिव हो गए। एज ए रिजल्ट ऑफ अटेम्प्ट्स टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ वेजेस, अमेरिकन कॉर्पोरेशन हैड ट्रबल। अब क्या हो गया कि उनको पैसे कम करने हैं, है ना, वेजेस में जो पैसा खर्चा हो रहा है वो कम करना था। तो उन्होंने क्या किया, रिक्रूटमेंट में उनको प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि कम पैसे में उनको लेबर नहीं मिल रहा था, एंड जो स्किल्ड लेबर थे भी उनके पास वो भी रुक नहीं रहे थे, दे वर नॉट रिटेन्ड, है ना, दे विल ऑल्सो गोइंग अवे कि हमें पैसे उतने नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद हमें बोला है कि द एम्फेसिस ऑन कॉस्ट मिनिमाइजेशन हैज ऑल्सो लेड टू अनदर ब्लंडर। अब ये जो एम्फेसाइज किया उन्होंने कि कॉस्ट मिनिमाइज करना है लेबर का, उसकी वजह से दूसरा ब्लंडर भी हो गया। दे एन ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑन हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। वो जो अमेरिकन कंपनीज हैं उन्होंने ज्यादातर कॉन्सेंट्रेशन किस पे लगाया, तो हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट पे बनाने पे, ठीक है। मैनी फॉरेन फर्म्स बिगन बाय स्पेशलाइजिंग इन द मास प्रोडक्शन। अब ये फॉरेन फर्म्स के बारे में बोल रहा है कि बहुत सारे जो फॉरेन फर्म्स आए अमेरिका में, उन्होंने क्या किया, दे बिगन बाय स्पेशलाइजिंग इन द मास प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ लो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स लाइक वी कैन सी इन चाइना। चाइना वाले प्रोडक्ट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो पहले छोटे कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहे हैं कि वहां पे एक बार हम लोग पकड़ बना लेते हैं, देन ओनली। आपने देखा होगा एमआई को देख लो, पहले वो छोटे छोटे आए, बहुत ही चीप फोन निकाले, आप देखो हाई एंड प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं। तो दीज आर द स्ट्रैटेजीज दैट द कंपनी यूज। तो मोस्ट फॉरेन फर्म्स बिगन बाय स्पेशलाइजिंग द मास प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ लो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, गेनिंग वैल्यूएबल एक्सपीरियंस एंड अर्निंग ट्रेमेंडस प्रॉफिट। इस तरह से किया। लेटर दीज कॉर्पोरेशंस वेर
able to break into high technology market without much trouble. They simply applied their previous manufacturing experience and ample financial resource to the production of high quality goods. American businesses has consistently ignored this sensible approach. तो आप देखो sensible word जब भी यूज करता है ना, तो ये एक किस तरह का है, फैक्ट इन्फ्लुएंस जजमेंट वाला क्रिटिकल रीजनिंग का वाला पार्ट पढ़ा है ना, तो ये किस तरह का है, ये एक जजमेंट है, ठीक है। तो ऑथर इसको कैसे जज कर रहा है कि दिस इज अ सेंसिबल अप्रोच, क्योंकि आपके लिए सेंसिबल हो सकता है, मे बी अमेरिकन के लिए सेंसिबल अप्रोच ना रहा हो, है ना। तो यहां से हमें पता चलता है कि ये व्यू पॉइंट है ऑथर का, कि वो ये सोच रहा है कि अगर आपको हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट तक पहुंचना है तो एक्चुअल में जो सेंसिबल अप्रोच है वो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि फर्स्ट वी हैव टू टारगेट लो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, वहां से एक्सपीरियंस लाइए, वहां से प्रॉफिट मार्जिन कमाइए, एंड देन यू स्विच टू हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. The recent rash of corporate mergers and acquisition in the US has not helped the situation either. अब recent जो आपके corporate अभी यहाँ पे उन्होंने बोला ना कि they started acquiring, ठीक है, बहुत सारे corporations को खरीदने लग गए, merge करने लग गए. तो the recent rash of corporate mergers and acquisition in the US has not helped the situation either. तो इससे भी आपका सिचुएशन सही नहीं हुआ. While American firms had neglected long range planning and production, तो ये तो उसके अंदर था ही नहीं कि उन्होंने long range planning वगैरह किया होगा, प्रोडक्शन किया होगा. Preferred instead to reap fast profit through mergers and acquisition, foreign firms has been quick to exploit opportunities to ensure their domination over future market by investing in the streamlining and modernization of these फैसिलिटीज. तो ये कह रहे हैं कि अमेरिकन फर्म्स ने लॉन्ग रेंज प्लानिंग वगैरह कुछ किया ही नहीं और वो फास्ट प्रॉफिट पे लग गए कि कहाँ से मर्जर एक्विजिशंस करके फास्ट प्रॉफिट मिल जाए. बट जो फॉरेन फर्म्स थे उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को आपका एक्सप्लॉइट किया और उन्होंने जो फ्यूचर प्रोडक्ट्स वो मार्केट में बनाएंगे या फ्यूचर मार्केट्स किस तरह का होगा उसके ऊपर सोच के लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके उन्होंने अपनी फैसिलिटीज़ को मॉडर्नाइज किया जिससे कि वो हाई प्रोडक्ट्स तक पहुंच पाए, इसीलिए वो सक्सेस हुआ. तो ये एक अच्छा एनालिटिकल पैसेज है जहां पे आपको एक प्रॉब्लम बताई गई एंड प्रॉब्लम्स क्यों हुई उसको बताया गया एंड व्हाई द अदर पार्टीज दैट वन, जैसे फॉरेन फर्म्स जो है वो आपके क्यों सक्सेसफुल हुए उसको भी आपको बताया गया. तो आई होप आपको पैसेज अच्छे से समझ आ गया होगा. दिस इज अ फेयरली इजी पैसेज टू अंडरस्टैंड, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं समझ सकते हैं इन वन गो ओनली. नाउ अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे. लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन इज. देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है कि आप लोग लगेगा कि यार ये कहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है, ये तो दिया ही नहीं है. बहुत क्रिटिकली क्वेश्चन बनाया है, बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन है. द पैसेज सजेस्ट दैट कंपेयर टू जापानीज वर्कर्स अमेरिकन वर्कर्स आर ऑफन कंसिडर्ड. क्या कंसिडर किया जाता है कि कंपेयर अगर करें जापानीज वर्कर से या यूरोपियन फर्म्स के जो वर्कर थे उससे अगर कंपेयर करें तो अमेरिकन वर्कर्स को किस तरह का कंसिडर किया जाता है. अब देखो क्या लिखा है, मोर एफिशिएंट, मोर कंटेंट. एफिशिएंट की बात तो चलो ठीक है, हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया था कि पुअर प्रोडक्टिविटी है ना, पुअर प्रोडक्टिविटी देखो यहाँ पे लिखा गया था. लेटर एनालिस्ट ब्लेम द अमेरिकन वर्क फोर्स साइटिंग लेबर डिमांड्स एंड पुअर प्रोडक्टिविटी एज द रीजन बिहाइंड अमेरिकन कॉर्पोरेशन वेयर अनएबल टू कम्पीट विद दैट ऑफ जापानीज. तो यहीं से क्वेश्चन बना है ना. जैसे मैंने कहा था ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा लाइन है, प्यारा सा लाइन है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बना है. तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सर पुअर प्रोडक्टिविटी थी ऐसा सोचा जाता था, है ना. तो पैसेज यही सजेस्ट कर रहा है कि आपको एक्चुअल में वो क्या था वो नहीं देखना है हमें, ठीक है, कि वो एक्चुअल में प्रोडक्टिव पुअर थी उनकी वो हमें नहीं पता, बट पैसेज ऐसा कह रहा है कि एनालिसिस में ये पता चला था. तो हमें मोर एफिशिएंट लेस एफिशिएंट वाले में हम मोर एफिशिएंट को तो चूज नहीं करेंगे, लेस एफिशिएंट को चूज करेंगे क्योंकि पुअर प्रोडक्टिविटी बोली है, ठीक है. तो देखो लेस हार्ड वर्किंग यहाँ पे भी दिया हुआ है, बट द फर्स्ट पार्ट दैट लेजी या कंटेंट, ठीक है, कि सेटिस्फाइड. कंटेंट मतलब कल भी बताया था ना पैसेज नंबर 3 में क्या होता है, सेटिस्फाइड, कि दे वर नॉट सेटिस्फाइड. तो इस चीज को कहां से लाओगे, ये कहां से बनाया है, ये आप देखो. अगर आप इस ऑप्शन में देखोगे तो वहां पे भी लिखा गया है, यहाँ पे लेस कंटेंट लिखा है, यहाँ लेजी लिखा है. कौन सा बनाओगे, कौन सा आपका आंसर होगा, ये चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ आया. तो देखो इसको किस तरह से सोचा गया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको तुरंत ही समझ आएगा कि ठीक है सर, हाँ यही आंसर है, इसके अलावा तो कुछ आंसर हो नहीं सकता. इफ यू लुक एट दिस लाइन, देखो स्टिल लेटर एनालिस्ट ब्लेम द अमेरिकन वर्कफोर्स साइटिंग लेबर डिमांड्स. अब आप बताइए मुझे कि कोई कंपनी में, सोचो कि देखो क्वेश्चन बनाने वाला ना, मैं बार बार इस चीज को एम्फेसाइज कर रहा हूं तो इसके लिए रिपीटेटिव आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन बनाने वाला है ना वो कितना प्यारा सोच रहा है कि अगर एक कंपनी है मान लीजिए और यहाँ पे इसके लेबर्स वगैरह हैं, ये डिमांड रखते हैं कि हमें ये चाहिए, तो इसका मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं है ना. तो इस तरह से सोचा है उसने कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, हेंस दे आर मेकिंग डिमांड्स, इसीलिए वो क्या है, लेस कंटेंट है एंड लेस एफिशिएंट है अकॉर्डिंग टू द पैसेज. तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर सी. क्या वाव मूवमेंट आया. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, अगेन लॉजिकल क्वेश्चन है. विथ विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल स्टेटमेंट वुड द ऑथर मोस्ट लाइकली नॉट एग्री. किससे वो एग्री नहीं करेगा ये बताना है, नॉट एग्री वाली बात है. और जो कुछ ऐसे ऑब्वियस ऑप्शन है जिसको एलिमिनेट करते हैं. ऑप्शन नंबर ए देखो क्या बोला है,
अमेरिकन बिजनेस हैज़ बिन हर्ट बाय द इनएबिलिटी टू प्लान फॉर द लॉन्ग टर्म, कि वो सिंस आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पाए, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं थी, इससे क्या, इसी की वजह से क्या है, अमेरिकन बिजनेस को ये आपका फेस करना पड़ा। तो ये तो चीज़ ऐसी है जो ऑथर एग्री करता है, क्योंकि लिखा गया था ना लास्ट पैरा में, देखो कि वाइल अमेरिकन फर्म्स हैव नेग्लेक्टेड लॉन्ग रेंज प्लानिंग, लॉन्ग रेंज प्लानिंग को नेग्लेक्ट किया, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हुई। तो ये चीज़ एग्रीमेंट वाली है, आपको नॉट एग्री निकालना है, तो ये तो चला गया, ठीक है। ऐसे ई ऑप्शन देखो कि मर्जर एंड एक्विजिशंस हैव नॉट हेल्प्ड इंप्रूव द सिचुएशन, कि ये चीज़ को तो ऑथर एग्री करता है ना, कि हाँ आपने ये सब क्यों किया, मर्जर एंड एक्विजिशन क्यों किया, जिससे कि फास्ट प्रॉफिट मिले आपको। देखो यहाँ लिखा था री फास्ट प्रॉफिट टू मर्जर एंड एक्विजिशन, तो ये आपका सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए ना, यहाँ पे भी लिखा है द रीसेंट रैश ऑफ कॉर्पोरेट मर्जर्स एंड एक्विजिशन इन द यूएस हैज नॉट हेल्प द सिचुएशन इधर। तो इससे तो ऑथर एग्री करता है ना, आपको नॉट एग्री वाली चीज़ चाहिए थी, तो इसको भी हटा दो, ठीक है। अच्छा, सी और डी को देखो, बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी आप इसमें करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। सी और डी में देखो क्या बोला है कि अमेरिकन कंज्यूमर्स आर नॉट द प्राइम कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन बिजनेस, कि अमेरिकन कंज्यूमर्स जो है ना, वो आपका प्राइम कॉज नहीं है, किस चीज के लिए, तो डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन बिजनेसेस। तो ये देखो हमें एक जगह पे ना बोला गया था कि इट वाज अनपेट्रियोटिक परचेज ऑफ फॉरेन गुड्स बाय द अमेरिकन कंज्यूमर्स, तो ये कुछ एनालिस्ट ने बोला कि ये आपका कारण हो सकता है, ठीक है, फॉर द फॉल ऑफ अमेरिकन बिजनेसेस। लेकिन क्या ऑथर को ऐसा लगता है? नो, ऑथर को क्या लगता है कि लेबर कॉस्ट, प्रोडक्शन चॉइसेस एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजीज आर द मेन रीजंस, है ना। तो वो डेफिनेटली समझता है कि दीज आर नॉट द प्राइम रीजंस, तो इस चीज से वो एग्री करता है ना कि ये आपका प्राइम रीजन नहीं है फॉर द डिक्लाइन ऑफ, बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन बिजनेस। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम नॉट एग्री वाली चीजें चाहते हैं, ये तो एग्री वाली चीज हो गई। उसके बाद देखो आगे क्या बोला है डी में, इनिशियल एनालिसिस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन बिजनेसेस यील्डेड ओनली पार्शियली एक्यूरेट कंक्लूजन्स। नाउ दिस इज थोड़ा सा ट्रिकी समझने में, बट आप आराम से समझ सकते हो कि क्या बोला है कि जो इनिशियल एनालिसिस है, जब फर्स्ट एनालिसिस की बात करोगे या सेकंड की बात करोगे, तो फर्स्ट में उन्होंने गवर्नमेंट को ब्लेम किया था, फिर आपका बोला कि उन्होंने कॉर्पोरेशंस को आपका दिया, ठीक है, कॉर्पोरेशंस को आपका, जिन्होंने दूसरे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को खरीद लिया, उसको आपका ब्लेम किया। तो इनिशियल एनालिसिस में ऐसा नहीं कि पहली बस एनालिसिस की बात करें, इनिशियल एनालिसिस लिखा है, तो स्टार्टिंग में जो आपके एनालिसिस हुए ना, वो आपके पार्शियली एक्यूरेट है, ऐसा वो कह रहे हैं, पार्शियली एक्यूरेट है, क्योंकि देखो कॉर्पोरेशंस ने जो आपका एक्वायर किया, मर्जर्स और एक्विजिशन जो किए, वो फास्ट प्रॉफिट के लिए था, तो इससे ऑथर एग्री करता है। लेकिन जो स्टार्टिंग में आपका गवर्नमेंट की बात की गई, उससे वो एग्री नहीं करता है, इसीलिए वो कह रहा है कि इनिशियल एनालिसिस जो है वो पार्शियली करेक्ट था। तो पार्शियली करेक्ट था, यस, ये हम कह सकते हैं। तो ये भी चीज ऐसी है जो ऑथर एग्री करता है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। सो बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आई कैन रीच एट ऑप्शन नंबर बी एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस सी कि व्हाट इज बी इज टॉकिंग अबाउट। बी कहता है आपको कि कटिंग प्रोडक्शन कॉस्ट ऑलवेज विल लीड टू इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस, कि प्रोडक्शन कॉस्ट को अगर आप कम करते हो ना, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कंपटीशन हमेशा इंक्रीज होगा। क्या इस चीज से ऑथर एग्री करता है? सबसे पहले तो आप ये सोचो, नॉट एग्री वाली बात हम पहले बाद में सोचेंगे, क्योंकि अगर एग्री नहीं करता है तो वही आंसर हो जाएगा। तो क्या इस चीज से वो एग्री करता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट को अगर कम कर देंगे तो कॉम्पिटिशन आपका इंक्रीज हो जाएगा? नो, वो आपका कह रहा था ना कि जब उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर लेबर कॉस्ट भी आता है ना, ठीक है, तो लेबर कॉस्ट को जब आप कट करने लग गए तो लेबर को रिटेन ही नहीं कर पा रहे थे। लेबर, आपने क्या सोचा कि लेबर कॉस्ट को हम डिक्रीज करते हैं तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल पैसा कम लगेगा, तो प्राइस कम कर रखेंगे। लेकिन लेबर कॉस्ट आपको कम करने का मौका ही नहीं मिला, बिकॉज जो भी लोग थे आपके स्किल्ड लेबर थे वो आपसे जाने लग गए आपको छोड़ के, और आपको नए लेबर्स लाने में भी दिक्कत हो रही थी लो कॉस्ट पे। तो आप ये ऑब्जेक्टिव जो था प्राइस कम करने का, और जिस ये ऑब्जेक्टिव क्यों था आपका, जिससे कि आप कंपटीशन पे आ सके, वो आप नहीं आ पाए, ठीक है। तो ये हमेशा काम करता है, ये बोला क्या, ये क्या कह रहा है कि ऑलवेज इट विल लीड टू इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस, तो ऐसा तो नहीं है। वो ये कह रहा है कि इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ये करके एग्जांपल उसने बोला है यहाँ पे। तो इस चीज से क्या वो एग्री करता है? नहीं करता, इसलिए आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन मोस्ट वीकेन वाला है और इसके बाद स्ट्रेंथन वाला क्वेश्चन है। तो 3 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट वीकेन the author's argument about the over concentration on high technology product. Now this is very important. जब भी क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस वगैरह करते हो ना, तो आपको जो फीलिंग वाली बात बोली जाती है ना कि ऐसा लग रहा है, आप इसमें सी, डी और ई को पढ़ो, आपको लगेगा कि हाँ सर इसमें से भी कोई एक आंसर हो सकता है, अगर फीलिंग से करने वाले हो। लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग को एक तरीका होता है करने का, उसके आर्गुमेंट को, किसके बिहाइंड का, कौन सी ऐसी चीज है जिसको वीकेन करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर आप स्कोप को नहीं समझेंगे तो बहुत सारे गलत आंसर भी मार्क कर देंगे, और वही ये क्वेश्चन आपको समझाएगा। आज पहले ये देखते हैं कि क्या बोला गया है।
वो बोल रहे हैं कि आप वीकन कीजिए किसके आर्गुमेंट को, ऑथर के आर्गुमेंट को, अबाउट व्हाट, अबाउट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑन हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। तो ये कहाँ बोली गई थी, उसने बोला है ना कि प्रोडक्शन चॉइसेस जो थे वो गलत थे। तो यहाँ लिखा है देखो, द एम्फेसिस ऑन कॉस्ट मिनिमाइजेशन हैज ऑल्सो लेड टू अनदर ब्लंडर एंड दैट वाज ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑन हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। तो ये ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू था कि उन्होंने क्या किया, ओवर कॉन्सेंट्रेशन किया किस पे, हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट पे। ठीक है, अब ये क्या ऑथर को लगता है कि ये करना चाहिए, तो ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि उसने आगे जाके बोला था कि उन्होंने ये सेंसिबल अप्रोच जो था ना कि पहले लो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को बनाएं, देन एक्सपीरियंस गेन करें, एंड देन उसके बाद जो प्रॉफिट वगैरह है उसको यूज करके आप हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट पे जाएं, वो एक सेंसिबल अप्रोच है। तो ऑथर का आर्गुमेंट जो है ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के अंदर, वो आपका ये है कि आपने जो रास्ता तय किया कि बस स्टार्टिंग से ही ओवर कॉन्सेंट्रेशन करने लग जाएंगे, दैट इज रॉन्ग। द एक्चुअल वे और द सेंसिबल अप्रोच इज व्हाट, कि फर्स्ट वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन लो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। तो इस तरह का हमें ऑथर का आर्गुमेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को मुझे वीकन करना है। ठीक है, इस चीज को वीकन करना है। तो आप खुद सोचो कि इस चीज को वीकन कैसे किया जा सकता है। आप ये कह सकते हो कि लो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में जो आपको ये आप कह रहे हो ना कि हमें इससे एक्सपीरियंस मिलेगा, उससे एक्सपीरियंस जो मिला ना वो उतना काम नहीं आएगा हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में। अगर ऐसा मैं कोई रीजन दे दूं तो आपका काम बन सकता है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऐसे हैं, सी, डी और ई की बात करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लो टेक प्रोडक्ट्स परचेज बाय अमेरिकन आर मेड बाय फॉरेन फर्म्स। तो ये क्या आपको ये मतलब कहीं पे भी उसने जब ये बात कही है, कहीं पे भी उसने ये बोला कि कहाँ से बन रहा है और कौन इसको परचेज कर रहा है, कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो परचेज कर रहे हैं अमेरिकन वो आपके फॉरेन फर्म से बने हैं या अमेरिकन फर्म से बने हैं? नो, दैट इज, इसीलिए ये सारे ऑप्शन जो है ये आउट ऑफ स्कोप है, क्योंकि आपने जो बात कही है, आपका जो आर्गुमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, दैट इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू कि हु आर बाइंग फ्रॉम हुम, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोसेस, कि कैसे प्रोसेस में पहले लो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट वाला प्रोसेस को प्रीफर करना चाहिए। इसीलिए आप डी को भी एलिमिनेट कर सकते हो कि मोस्ट ऑफ द हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, चाहे लो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट फॉरेन फर्म से खरीद रहे हो या फिर हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट अमेरिकन से खरीद रहे होंगे, फॉरेन फर्म्स के बनाए हुए, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। दीज आर ऑल व्हाट, आउट ऑफ स्कोप। एल्स कुछ बच्चों को ये भी लग जाएगा कि सर ये आपका आंसर हो सकता है, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे देखो, मोस्ट ऑफ द हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट परचेज बाय द अमेरिकन आर मेड बाय, तो क्या ये सारी चीजें आपकी है रेलिवेंट? है ही नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन चले गए। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, ए और बी को समझना है अच्छे से। ठीक है, अब इसमें भी पहला जो ऑप्शन है ना, ऐसा ट्रिकी ऑप्शन है कि मैं ये कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि 60 या 70% बच्चों ने ए ऑप्शन मार्क कर दिया होगा, एंड दैट इज इनकरेक्ट। वाई दैट इज इनकरेक्ट समझते हैं। देखो, प्रोड्यूसिंग लो टेक प्रोडक्ट इज नॉट एज प्रॉफिटेबल एज प्रोड्यूसिंग हाई टेक प्रोडक्ट। अब मैं आप लोगों की थिंकिंग बताता हूँ, बिकॉज मैं भी पढ़ के आया हूँ ना, आप लोगों की तरह ही पढ़ता था एक टाइम पे, तो मेरे भी दिमाग में ये सब थॉट प्रोसेस आते थे पहले, बट फिर जब आप और इसको इंप्रूव करते हो ना, तभी आपको चीज़ें क्लियर होती हैं और तब आप टीचर बनते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है ना आपका। तो इसका मतलब है कि अगर मैं लो टेक प्रोडक्ट बनाता हूँ तो उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, तो हाई टेक प्रोडक्ट बनाना चाहिए। ये आपके मन में आया होगा ना कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब कि लो टेक प्रोडक्ट जो है उससे प्रॉफिट कम आ रहा है। ठीक है, उससे प्रॉफिट कम आ रहा है कंपेयर टू व्हाट, हाई टेक प्रोडक्ट, मतलब इसमें ज्यादा प्रॉफिट है, इसमें ज्यादा प्रॉफिट है आपके पास, ऐसा आपने सोचा होगा। इसका मतलब है कि सर ये वीकेंड कर रहा है ना, आप कह रहे हो कि अगर ओवर कॉन्सेंट्रेशन पे आप मत जाओ, क्योंकि ये कह रहा है ना कि ओवर कॉन्सेंट्रेशन हाई प्रोडक्ट पे आपका गलत है करना। तो आपको तो यहां दिख रहा है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट में प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट यहां पे है, कम प्रॉफिट यहां पे है, तो आई विल चूज दिस। तो आपकी बात को मैंने गलत कर दिया, मैंने वीकेंड कर दिया, और आपको लगा होगा कि सर ए ऑप्शन सही हो गया। बट मेरे भाई, जब भी ऐसी चीजें हो कि कंपैरिजन किया जाए किसी भी चीज को, ये ध्यान रखिएगा, दीज आर ट्रैप्स। ट्रैप आंसर कैसे बनाया गया है, क्योंकि आपको क्या अमाउंट बताया गया है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट से, क्या पता वो 10 रुपए ही हो रहा हो और ये 8 रुपए ही हो रहा हो। समझो ना कि एक साल का ये 10 रुपए ही प्रॉफिट दे रहा है और आप लो हो, कंपेयर करें अगर इससे तो कम हो, लेकिन 8 रुपए पहुंच रहे हो, तो क्या कौन सा अच्छा हुआ आपके लिए, बताओ। बात समझ रहे हो? तो जब भी ऐसा सिचुएशन आएगी ना, जब कंपैरिजन हो, तो हम जनरली सोच लेते हैं कि हाई प्रोडक्ट में तो बहुत ज्यादा होगा। ये खुद से सोचना नहीं है ना कि ये भी तो सिनेरियो हो सकता है कि बहुत ही क्लोज हो, अप्रॉक्स क्लोज आपके हो, और यहाँ पे आपके पास जो प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि आप लो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट से एक्सपीरियंस गेन कीजिए और थोड़े से प्रॉफिट जो भी बनेंगे उससे आप हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट पे जाइए। तो यहाँ पे क्या पता आपके पास जो पैसे आ रहे हैं वो सफिशियंट है,
जिससे कि आप एक्सपीरियंस भी गेन कर पाए और हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट की तरफ भी जा सके। तो वी आर नॉट, द ऑथर इज एक्चुअली नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग कि कितना प्रॉफिट मार्जिन है आपका, वो ये कह रहा है कि बस आपके जो प्रॉफिट बनेंगे उससे उससे आप क्या कर सकते हो, आगे स्टार्ट कर सकते हो। अब वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा होना चाहिए ऐसा उसने कहीं पे भी एम्फेसाइज नहीं किया है, इसीलिए ये ट्रैप आंसर है, ये गलत आंसर है। इस तरह से अगर चीजों को समझोगे ना तो क्रिटिकल रीजनिंग जो कहते हो ना कि सर डाउट रहता है, डाउट कभी नहीं रहेगा। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई ट्रैप आंसर्स वेरी इजीली एंड गेट टू द करेक्ट आंसर्स। नाउ लेट अस लुक एट व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर। बी में क्या बोला है देखो कि मैन्युफैक्चरिंग हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस देन मैन्युफैक्चरिंग लो टेक प्रोडक्ट। कि अगर हम हाई टेक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग की बात करें और लो टेक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये दोनों एकदम ही अलग है। ठीक है, तो इससे कैसे कटेगा सर ऑथर का जो आर्गुमेंट है। तो देखो उसने क्या बोला है कि जब आप लो टेक प्रोडक्ट बनाते हो तो उससे एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है, और आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है और यही एक्सपीरियंस को लेके आप आगे जाओगे। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग हाई टेक प्रोडक्ट और लो टेक प्रोडक्ट ये कंप्लीट डिफरेंट प्रोसेस है तो आपका एक्सपीरियंस क्या उसमें काम आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वीकेंड हो गया और आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होंगी चीजें, क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। इसको भी देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, इसलिए कहा था कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को भी, मुझे भी काफी इंटरेस्टिंग लगता है जब इस तरह के सेशन होते हैं। द ऑथर ऑफ दिस पैसेज वुड प्रोबेबली गिव द ग्रेटेस्ट सपोर्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस बाय द कॉर्पोरेट मैनेजमेंट ऑफ एन अमेरिकन कंपनी। तो आपको बोला कि ऑथर जो है पैसेज का वो किस चीज को सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा, कौन से ऑप्शन को सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बाय द कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का जो एक्शन है। अब इसमें मैं आपको ये चीज़ को क्यों फोकस कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट वाली बात पे ही क्यों नहीं फोकस कर रहा, क्योंकि किस चीज़ को सपोर्ट करना है तो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट ने जो ये एक्शन लिया है ना उससे रिलेटेड चीज़ें लेनी है। तो आपको ऑप्शन में क्या करता है जब भी एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन देगा कि स्पेसिफिक चीज का एक्शन को सपोर्ट करने की बात की है तो उसमें वो दूसरी भी इंफॉर्मेशन दे देगा जहां पे कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के द्वारा वो काम किया ही नहीं गया है, लेकिन हाँ ऑथर उसको सपोर्ट कर रहा है और आपको लगेगा कि सर ये तो सही है, लेकिन वो गलत होगा आंसर, क्योंकि आपको जिस स्कोप में रह के काम करना था ना उस स्कोप को आप इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन में हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किस एक्शन को द ऑथर ऑफ द पैसेज विल मोस्ट प्रोबेबली गिव द ग्रेटेस्ट सपोर्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस। तो एक्शंस की बात होगी, उस एक्शन को सपोर्ट करेगा, किसके द्वारा वो एक्शन होगी, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट की। ठीक है, आ जाओ एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, एक्वायरिंग ए स्मॉल कंपनी इन ऑर्डर टू गेन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो क्या ऑथर इस चीज को सही मानता है, नो, क्योंकि वो आपका कहता है ना कि ये तो गलत है भाई कि आप बस स्मॉल प्रॉफिट मार्जिन के लिए ऐसा कर रहे हो, तो स्मॉलर कंपनीज को नहीं करना चाहिए, तो ये अगेंस्ट है उसके। बी क्या कहता है, कंसिडरिंग द ऑप्शन ऑफ पेइंग द मोस्ट हाईली स्किल्ड लेबर अ हायर वेज। तो ऐसा हमें कहीं नहीं बोला गया है कि मोस्ट स्किल्ड हाईली वर्कर जो है उसको हायर वेज दे देंगे तो ऐसा कुछ आपका आगे कुछ हो जाएगा, तो ये हमें नहीं पता, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये नया डायरेक्शन है, पैसेज में ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द जनरल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ फॉरेन फर्म्स। तो ये जो जनरल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है फॉरेन फर्म्स का उससे कौन सीखेगा, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट सीखेगा। और उन्होंने बोला है ना यहाँ पे देखो लास्ट में कि अमेरिकन फर्म्स ने इस चीज़ को नेग्लेक्ट किया और बाकी लोग ने क्या किया, इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया। तो यहाँ पे सीखने वाली बात है ना, तो इससे ऑथर एग्री कर सकता है, तो ये मैं इसको होल्ड करके रख सकता हूँ कि ये मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है, ए और बी तो जा चुका है, डी और ई को देखो, या ई को देखो क्या है कि फ्लडिंग फॉरेन मार्केट्स विद चीप गुड्स, ऐसा कहीं पे भी बोला ही नहीं है पैसेज में। पेइंग फॉर टेलीविजन एडवर्टीजमेंट की बात ही कहीं पे भी नहीं है, तो दीज आर ऑल आउट ऑफ स्कोप, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया यहाँ पे इस पैसेज से रिलेटेड, पैसेज में आर्टिकल बहुत आसान था समझना बट द क्वेश्चंस वेर द मोस्ट ट्रिकीस्ट पार्ट, एंड हर एक क्वेश्चन को मैंने डीप में एनालिसिस किया है जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस सीरीज इज कि क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, कहाँ पे आप फंस सकते हैं, कहाँ पे गलत आपकी थिंकिंग होती है। और ये मैं जब आपको पहले भी बोलता था ना RC99 का कि आप एक्सप्लेनेशन देखिए एंड देखिए कि आपकी जो सोच है और वो आंसर ऑप्शन का जो सोच है ना उसमें क्या अलग है, और वो चीज़ जब आप खुद सोच पाएंगे ना, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे भी, अब मेरे को कोई ऐसा तो नहीं था कि आके आपको बता रहा है कि RC99 पढ़ो या इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, बट आई इन्वेस्टेड टाइम कि उसमें और मेरी थिंकिंग में क्या डिफरेंट है, और कुछ अगर वो चीज़ मुझे लगती थी कि हाँ दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू अंडरस्टैंड और इसको ध्यान रखना है, तो आई यूज टू मेक नोट्स ऑफ दैट। अब वो नोट्स मैं आपको दिखाता अगर होता मेरे पास, क्योंकि जब मैं अकेला रहता था तो फाइनेंशियल उतने अच्छे नहीं थे कि मैं सबको प्रिजर्व कर पाता, तो मूवमेंट इधर उधर हुआ तो गायब हो गए हैं कुछ कुछ चीज़ें, बट ठीक है।
बट वो कहते हैं ना कि लर्निंग आपके साथ हमेशा रहती है, तो वही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आपको इससे फ़ायदा मिल रहा होगा। अगर कुछ भी फ़ायदा मिल रहा है आप लोगों को, जो भी मैंने सब्सिक्वेंट सेशंस किए हैं अभी तक RC99 के अंदर, तो उसके बारे में ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स। एंड हो सके तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि चैनल का भी ग्रोथ हो और ये जो सीरीज़ है इसका बेनिफिट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ले सकें। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।